संसार की सबसे सस्ती कार परियोजना का शुभारंभ सन 2030 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा के अधीन शुरू हुआ। रतन टाटा को ये प्रेरणा उन लाखों दुपहिया वाहन चालकों की परेशानी देखकर मिली जो महंगी कारें नहीं खरीद सकते। अतः अपने परिवार के 3-4 सदस्यों को दुपहिया वाहन में बैठाकर जान हथेली पर रखकर जरूरी यात्राएं करते हैं। इस तरह वे न केवल अपने बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी जोखिम में डालकर अपना सफर पूरा करते हैं। उनकी परेशानी कम करने के लिए उनके बजट के भीतर एक कार निर्मित कर उन्हें देने का रतन टाटा का सपना था। कम बजट की कार संभव बनाने में इसके डिजाइन संबंधी मापदंडों को पूरा करने हेतु टाटा ने निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक फेरबदल किया। नवीनता पर जोर देते हुए आपूर्तिकर्ताओं से डिजाइन संबंधी नई कल्पनाएं साकार करने को कहा। कार का डिजाइन रतन टाटा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। मारुति 800 की तुलना में नैनो के अंदर 21% ज्यादा जगह है। नैनो के बाजार में प्रवेश करने से भारत के कार व्यवसाय का 65% तक विस्तार होगा, ऐसा क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का अनुमान है। टाटा मोटर ने नैनो की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए रखी है, इसलिए इसे लखटकिया कार भी कहा गया है। ये दुनिया में सबसे कम कीमत की कार है। इसको सालाना 1 लाख रुपए की आय वाले परिवार भी रख सकते हैं। इस अर्थ में ये वास्तव में जनता की कार है। टाटा मोटर्स ने नैनो का मॉडल नॉर्वे ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को प्रदर्शित किया। अपेक्षाकृत काफी कम कीमत तथा अन्य विशेषताओं के कारण ये काफी आकर्षण का केंद्र रही। टाटा नैनो एक छोटी 4 सीट वाली सिटी कार है। इसका इंजन पिछले हिस्से में स्थापित किया गया है। कम कीमत और पर्यावरण सापेक्ष विशेषताओं के कारण इसकी काफी सराहना की गई है। ये विचार प्रमुख है कि टाटा ग्रुप नैनो का उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा, विशेषकर इसके इलेक्ट्रिक मॉडल का। भारत में बिक्री के साथ साथ इसे दुनिया भर में निर्यात किया जाएगा। कार का उत्पादन एक स्टैंडर्ड तथा 2 लग्जरी मॉडल में किया जाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती कार निर्मित करने की यह परियोजना टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा की पहल पर सन 2003 में शुरू हुई। सन 2005 में टाटा मोटर्स द्वारा एक मिनी ट्रक के उत्पादन में मिली सफलता ने भी नैनो विकसित करने के लिए प्रेरणा दी। टाटा का शुरुआती लक्ष्य दुनिया की सबसे कम खर्चीली कार का उत्पादन था, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए में तथा अमेरिकी डॉलर में $2,300 थी। यह कीमत इस तथ्य के बावजूद बनी रही जबकि कार विकसित करने के 5 वर्षों के दौरान ही मटेरियल की कीमत में 13 से 23% की बढ़ोतरी हो चुकी थी। टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक मॉडल की विदेशों में भी काफी मांग होने की संभावना है। डायरेक्टर जनरल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट यूरोपियन कमीशन मैथियास रूट का विचार है कि अन्य देशों की तरह संपूर्ण यूरोप भी टाटा नैनो के व्यावसायिक विपणन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के मद्देनजर नैनो का इलेक्ट्रिक मॉडल विकसित करना ज्यादा उपयुक्त होगा। नैनो परियोजना का शुभारंभ। दरअसल नैनो परियोजना की शुरुआत सन 2003 में तब हुई जब टाटा मोटर्स ने अपने 4 सदस्यों की एक टीम बनाई और उससे एक नई परियोजना पूरा करने के लिए कहा। यह परियोजना थी 4 पहियों वाले एक नए यातायात वाहन का विकास। तब इसे कार नाम भी नहीं दिया गया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। उस समय सबसे कम कीमत की कार का मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए था। ये भी स्पष्ट किया गया कि ग्राहकों के विश्वास, सुरक्षा और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा जाना है। डिजाइन टीम ने कई रूपरेखाओं पर विचार किया तथा वाहन निर्माण के वैकल्पिक तरीकों पर ध्यान दिया और तत्कालीन छोटी कारों से कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। टीम ने कई विकल्पों और स्थितियों पर विचार किया, जैसे धातु की जगह प्लास्टिक का उपयोग, अंदरूनी जगह में कमी या कम शक्ति के इंजन का प्रयोग। ध्यान का केंद्र तब सिर्फ कम कीमत रखना था। विभिन्न तकनीकें आजमाई गईं, लेकिन एक प्रश्न अधूरा रह गया कि ग्राहक कितने कम से कम पर संतुष्ट होगा। जब ये निश्चित हो गया कि उपयुक्त कार के विकास के लिए ऑटो रिक्शा वाला तौर तरीका काम नहीं आएगा, तो अन्य विचार सामने आए, जैसे दरवाजा रहित जहां लोहे का जंगला लगा हो, कपड़े की छत, प्लास्टिक के दरवाजे आदि। लेकिन रतन टाटा इनमें से किसी सुझाव पर सहमत नहीं हुए। उनका स्पष्ट विचार था कि कम कीमत पर पूरी कार चाहिए, न कि कार जैसा कोई ढांचा। कई विचारों पर कार्य किया गया। अलग प्रकार के आकार में हेडलाइट, कार का सामने के भाग को एक बच्चे के जैसा लुक देने का, छोटे चेहरे में बड़ी आंखें आदि। लेकिन रतन टाटा ने कुछ अलग कर दिखाने को कहा। डिजाइन में बार बार का बदलाव टीम के लिए कष्टकारी था। नैनो में न्यू इंडिका का एक फीचर जोड़ा गया। इससे नैनो के फ्रंट वॉल्यूम में बदलाव आ गया
और इसके साथ ही कार के लुक में एक उल्लेखनीय परिवर्तन नजर आने लगा। कार के विकास में ये एक आनंददायक मोड़ था, साथ ही एक दिशा कारक भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार बड़ी भी दिखे, कोनों पर पहिए आकार को प्रबलता प्रदान करते हुए सड़क पर एक आकर्षक लुक दे एक संपूर्ण आकार विकसित किया गया। यहाँ तक कि ग्लास के निचले कोने के आकार और स्थान पर भी चर्चा की गई। इन सब मामलों में रतन टाटा से विचार विमर्श होता रहा। जुलाई 2007 तक एक मॉडल करीब करीब तय हो गया तथा प्रारंभिक स्तर पर उस पर कार्य करने का विचार बना लिया गया। तभी टाटा को कार के सामने का बाहरी हिस्सा कुछ अटपटा सा लगा, इसलिए उसे कुछ बढ़ाना तय हुआ। इसी वर्ष अगस्त के अंत में नया डिजाइन बनाकर रतन टाटा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी। अब बारी थी कार के आंतरिक डिजाइन की। पारंपरिक डिजाइनों के अपेक्षाकृत यहाँ परिवर्तनों की पर्याप्त गुंजाइश थी। यहाँ भी सवाल कम लागत का था, लेकिन जहाँ तक इसे आरामदेह बनाने की बात थी, इस पर किसी तरह का विवाद नहीं था। मुख्य कार्य ग्राहक की संतुष्टि के साथ साथ बाजार के अनुरूप कार की लागत का संतुलन बैठाना था। इसके साथ साथ कार के अंदर की जगह का इस तरह उपयोग करना था कि वो आकर्षक लगे। इसके लिए कई विचार सामने आए। उनमें से उच्च सुझावों पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद उनका कार्यान्वयन किया गया और कार के आंतरिक हिस्से को एक आकर्षक आकार दिया जा सका। कार निर्माण के प्रत्येक कदम पर तरह तरह की दिक्कतें सामने आईं, क्योंकि ये निर्माण पारंपरिक ऑटो इंजीनियरिंग से हटकर था, जैसे इंजन को अगले हिस्से की बजाय पिछले हिस्से में स्थापित करना। ये एक अनोखा विचार था। इससे कार के अंदर जगह बढ़ गई, लेकिन संतुलन की समस्या आड़े आ गई। इसके लिए तदनुरूप कुछ सेटअप्स को आगे लाना पड़ा। संबंधित सेटअप्स के साथ उनका सामंजस्य बिठाया गया तथा फिर ट्रायल द्वारा उनकी गुणवत्ता और क्षमता की जांच की गई। कोई कमी पाए जाने पर फिर सुधार और ट्रायल हुए। निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने के लिए फ्लोर चैनल को 10 बार परिवर्तित किया गया। इस प्रकार डैशबोर्ड और सीट्स में भी लगभग इतनी ही बार बदलाव किए गए। लेकिन टीम अपने कार्य में पूरे मनोयोग से जुटी रही। कुछ नया और अनोखा कर रहे होने का एहसास और रतन टाटा की प्रेरणा और निर्देशन उनके साथ था। दरअसल कार के इंजन को पिछले हिस्से में स्थापित करने का विचार डिजाइन प्रक्रिया के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। सिटी कार में लगने योग्य एक 35 हॉर्स पावर के समुचित इंजन हेतु संसाधन जुटाने वाली टीम दुनिया के तमाम देशों में हो आई, लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं मिला जो कार के बजट के भीतर हो। फिर स्वयं टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक इंजन का परीक्षण किया गया, जिसे नैनो के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः फिएट बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का इंजन नैनो हेतु परीक्षण में खरा उतरा और उसे स्वीकृत कर लिया गया। पिछली सीटों के पीछे इंजन, गियरबॉक्स और एग्जॉस्ट सिस्टम स्थापित करना मुश्किल भरा काम था। इसे इंजीनियरिंग टीम ने कुशलता से पूरा कर लिया। इंजीनियरिंग टीम की इस बात के लिए भी सराहना की जानी चाहिए कि उसने नैनो के लिए कई नई संरचनाएं रची और स्थापित की। डिजाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले कुछ महीनों में एक उत्पादन टीम का गठन किया गया। ये कार्य बड़े करीने से किया गया। इसमें टाटा मोटर्स के अलावा बाहर से भी लोग लिए गए। इनमें IIT खड़गपुर और जादवपुर विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर भी थे। कुल मिलाकर ये एक मिलीजुली टीम थी जो अनुभव और युवा उत्साह का संगम थी। इससे अनुभव के साथ साथ ताजा विचारों का संगम हुआ और एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात्र हुआ। कार निर्माण प्रक्रिया एक दुरूह प्रक्रिया है। इसे इक्का दुक्का लोगों या कंपनियों के अपने ही बलबूते पर कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए इसमें अन्य कंपनियां तथा वेंडर्स की भूमिका अहम होती है, जो कार निर्माण में जरूरी तरह तरह के उत्पाद तैयार करके उनकी आपूर्ति करते हैं। पारंपरिक प्रक्रिया और स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कार्य करना या करवा लेना आसान होता है, लेकिन नैनो जैसी नई संकल्पना की कार्य हेतु वेंडर्स का एक नया पूल तैयार करना या पुरानों को कार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल कार्य था, जिसे उनके साथ संवाद कायम करके जरूरी तकनीक, डिजाइन और निर्देशन देकर ये समस्या सुलझाई गई। अतः नैनो उत्पादन में सहयोग देने के लिए लगभग 100 वेंडर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया, जो जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करने और उनकी आपूर्ति कर नैनो उत्पादन प्रक्रिया का अंश बन सके तथा बड़े पैमाने पर कार का उत्पादन संभव हो सके। टाटा मोटर्स ने नैनो परियोजना की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को चुना। इससे पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होने के साथ साथ काफी लोगों को रोजगार मिला। लोगों की आय में वृद्धि होती, क्योंकि नैनो परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर अन्य काफी उद्योगों के वहां स्थापित होने की संभावना थी।
रोजगार मिलने से ग्रामीण तबके के बहुत से लोगों की गरीबी दूर होती। फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि पश्चिम बंगाल के सिंगूर क्षेत्र में अधिग्रहित की गई। भूमि अधिग्रहण की ये प्रक्रिया सही ढंग से चली तथा भूस्वामी भी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर संतुष्ट थे। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान भूस्वामियों का एक वर्ग जो वहां नहीं रहता था, कुछ अनपढ़ किसानों और एक राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस क्षतिपूर्ति राशि को स्वीकार करने से इनकार कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। राजनीति के बिसात बिछ जाने से तमाम नए आयाम इस विवाद को हवा देने लगे। किसी ने भी इसे उपजाऊ कृषि भूमि बताना शुरू कर दिया, तो किसी ने कम राशि की क्षतिपूर्ति पर शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जमीन के अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठा दिए, तो कुछ ने इसे जबरदस्ती अधिग्रहित करने का मामला बना दिया। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार तहे दिल से चाहती थी कि नैनो परियोजना उनके राज्य में लगे। उसने इसके लिए जरूरी वातावरण बनाया और लगभग 997 एकड़ भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की। भूमि अधिग्रहण का मुखर विरोध करने में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर सबसे आगे थी। इनको भरपूर समर्थन दिया नागरिक एवं मानवाधिकार ग्रुपों, कानूनी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो ऐसे अवसरों की हमेशा ताक में रहते थे। विरोध करने वालों को राज्य में शासक पार्टी सीपीआई के नेताओं की आलोचनाओं और मौखिक चेतावनियों तथा उसके कार्यकर्ताओं द्वारा हाथापाई का सामना करना पड़ा। सिंगूर कृषि भूमि बचाओ समिति के सदस्यों के हाथों राज्य सरकार तथा टाटा मोटर्स के सर्वे अधिकारियों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फलतः राज्य सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करनी पड़ी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। परियोजना के लिए निर्धारित भूमि का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और विरोध प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2006 में तारबाड़ से उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। इसके विरोध में ममता बनर्जी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया तथा बाद में 25 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की। बड़ी संख्या में पुलिस बलों और मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तारबाड़ के अंदर के क्षेत्र की पहरेदारी शुरू कर दी। लेकिन विरोधी ग्रामीणों तथा अन्य ग्रुपों द्वारा रुक रुक कर इस घेराबंदी पर आक्रमण होते रहे। जनवरी 2007 में आवंटित भूमि पर फैक्ट्री स्थापना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन प्रतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि दिन पर दिन उग्र होता गया। इससे परियोजना कार्यक्रम को व्यवहारिक आकार देने का कार्य रुक सा गया और बहुमूल्य समय नष्ट होता रहा। पश्चिम बंगाल में नैनो परियोजना की स्थापना खटाई में पड़ते देख अन्य राज्यों ने इसे अपने राज्य में खींचने के प्रयास शुरू कर दिए। इसी बीच समझौते के प्रयास हुए और कोई मध्य मार्ग निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ऐसा कारगर उपाय सामने नहीं आया जिससे संपूर्ण परियोजना को एक जगह अमली जामा पहनाया जा सके। दबावों के सामने झुकने की बजाय रतन टाटा ने सिंगूर से हटने का फैसला कर लिया और 2 अक्टूबर 2008 को इसकी घोषणा भी कर दी। नैनो परियोजना की स्थापना का नया केंद्र साणंद। पश्चिमी बंगाल में काफी समय और साधन गंवाने के बाद टाटा ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट साणंद में अपनी लखटकियाकार नैनो परियोजना स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी। इस परियोजना पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन उसके साथ साथ समय पर कार की डिलीवरी करने के लिए उसे फिलहाल किसी अन्य केंद्र से उत्पादित करने का फैसला किया गया। ये अलग बात है कि इस घोषणा से पहले गुजरात सरकार तथा टाटा प्रतिनिधियों के बीच गुपचुप वार्ता का दौर चला। अंततः राज्य के उद्योग सचिव और टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी भूमिका का योगदान भी रहा, जिन्होंने 1000 एकड़ अच्छी स्थिति वाली भूमि का तेजी से आवंटन सुनिश्चित किया। स्वयं रतन टाटा ने इसके लिए आभार प्रकट किया। टाटा मोटर्स के साथ ही लगभग 60 वेंडरों ने भी नैनो उत्पादन कार्य में सहयोगी की भूमिका अदा करने के लिए साणंद का रुख किया। अब यह तय हो गया कि टाटा नैनो का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन साणंद गुजरात में लगाई जा रही फैक्ट्री से होगा। इस बीच पंतनगर संयंत्र में अपेक्षाकृत न्यून स्तर पर नैनो का उत्पादन आरंभ हो गया, जहां अंक ट्रक की कुछ उत्पादन लाइनों को नैनो उत्पादन के अनुरूप परिवर्तित किया गया। इसी तरह टाटा मोटर्स के पुणे संयंत्र में भी निर्धारित समय पर बाजार में नैनो का प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु कुछ उत्पादन लाइनों पर काम शुरू कर दिया गया।
साणंद संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,50,000 इकाई होगी, जिसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा। नैनो मॉडल भारत मानक सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अनुरूप होगी, जो यूरोपीय मानक सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अनुरूप है, तथा इसे 3 मॉडलों में मार्केट में उतारा जाना सुनिश्चित हुआ। नैनो का बाजार में प्रवेश। रतन टाटा की टाटा मोटर्स ने सारी चुनौतियों से पार पाते हुए अंततः जुलाई 2009 में नैनो को सड़क पर उतार दिया। जब इसके पहले ग्राहक को कार की चाबी सौंपी गई, नैनो के पहले 3 ग्राहकों में से एक अशोक रघुनाथ को चेयरमैन रतन टाटा ने स्वयं अपने हाथों कार की चाबी सौंपी। ये नैनो LX मॉडल की सिल्वर कलर की थी। सिंगूर विवाद के कारण बहुमूल्य समय के नष्ट हो जाने के बावजूद समय पर ग्राहकों को कार सौंपने की प्रक्रिया का शुरू होना नैनो और टाटा मोटर्स दोनों के लिए एक शुभ लक्षण था। नैनो, कुछ तथ्य, तकनीकी तथा अन्य विशेषताएं। रियर व्हील ड्राइव, 2 सिलेंडर 623 सीसी रियर इंजन, 33 PS कार, सिंगल बैलेंसर शाफ्ट। ईंधन खपत 4.55 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। लंबाई 3.1 मीटर, ऊंचाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर। सेफ्टी, ऑल शीट मेटल बॉडी, इंट्रूजन रेजिस्टेंट डोर्स, सीट बेल्ट, ट्यूबलेस टायर्स। कार ने फुल फ्रंटल क्रैश तथा साइड इंपैक्ट क्रैश मानकों को सफलतापूर्वक पास किया है। पर्यावरण के अनुकूल। भारत में बनाए जा रहे दुपहिया वाहनों से प्रदूषण का स्तर कम। उच्च ईंधन क्षमता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। मानक स्तर, भारत स्टेज 3 तथा यूरो 4 उत्सर्जन स्तर। सरकार द्वारा वाहन रोड पर उतारने हेतु निर्धारित सभी मानकों को नैनो ने सफलतापूर्वक पास किया है। नैनो के 3 मॉडल होंगे। पहला स्टैंडर्ड मॉडल, 2 हायर एंड मॉडल्स जिनमें एयर कंडीशनर फिट होंगे। इन तीनों प्रारंभिक मॉडलों का RCX 600 किलोग्राम तथा LX का क्रमशः 615 और 635 किलोग्राम होगा। नैनो यूरोप को सन 2011 तक बाजार में उतारे जाने की संभावना है। रतन टाटा, सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व। रतन टाटा को उनकी सौम्यता और विनम्रता के लिए भी जाना जाता है। उनकी गणना विश्व के प्रमुख व्यवसायियों में की जाती है, लेकिन अभिमान उन्हें छू तक नहीं पाया। वे अविवाहित हैं और समस्त टाटा परिवार उनके लिए परिवार जैसा ही है। इस परिवार के साथ समान में उन्हें अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने अलग से परिवार बसाने के बजाय संपूर्ण टाटा साम्राज्य को ही परिवार समझकर उसकी परवरिश की है। अपने ऑफिस जाने के लिए वे स्वयं ही अपनी कार ड्राइव करते हैं। अपनी लंबी व्यावसायिक प्रकृति की यात्राओं पर भी वे अकेले ही निकल जाते हैं। उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। भारत में वे अपना विमान स्वयं ही उड़ाना पसंद करते हैं। वे एक कुशल पायलट भी हैं। सन 2007 में एरो इंडिया प्रदर्शनी में उन्होंने लड़ाकू विमान F-16 और बोइंग F-18 में सह पायलट के रूप में उड़ान पर जाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अपने मातहतों के साथ उनका व्यवहार कोमलता से परिपूर्ण होता है। अधीनस्थ भी उन्हें स्नेह और इज्जत की नजर से देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे पक्के इरादे वाले निडर व्यक्ति हैं। उन्हें झुकाना संभव नहीं, क्योंकि वे धुन के पक्के हैं। खतरों के प्रति वे आगाह रहते हैं, लेकिन उनसे डरकर अपना रास्ता नहीं बदलते। चुनौतियां स्वीकार करना उनका स्वभाव है। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक परिदृश्य पे एक व्यावसायिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सन 2003 के बाद तो उन्होंने एक के बाद एक अधिग्रहणों और व्यावसायिक समझौतों की जैसे झड़ी सी लगा दी है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की डेब्यू मोटर्स से उसकी ट्रक निर्माण इकाई खरीद ली। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का मामला हो या सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की स्टील मिलों का, उनके पांवों की धमक सब जगह गूंज रही है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के पियरे, बोस्टन का रिट्ज कार्ल्टन तथा सैन फ्रांसिस्को के कामकेन प्लेस पर अपने इंडियन होटल्स ग्रुप के माध्यम से नियंत्रण पा लिया। सन 2004 में उन्होंने रायको इंटरनेशनल अंडर सी टेलीकॉम केबल्स को $13 करोड़ में खरीद लिया। इस तरह टाटा ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय कॉल वाहक के रूप में विश्व में चोटी पर जा पहुंचा।
ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म इनफैट इंटरनेशनल की खरीद के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज अमेरिकी ऑटो और ऑटो स्पेस कंपनियों के लिए आउटसोर्स्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्र में एक बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया है। इसके बाद डच ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक ही झटके में टाटा स्टील ने अपने तैयार उत्पाद में वृद्धि प्राप्त कर ली तथा अमेरिका और यूरोप के ऑटो निर्माताओं तक पहुंच बना ली है। इसके साथ ही अपनी क्षमता में 5 गुना वृद्धि दर्ज की। सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की बाजार कीमत 12 अरब डॉलर से 62 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार ग्रुप की बिक्री तथा लाभ के स्तर में भी उछाल आया है और ये क्रमशः 29 अरब डॉलर और 2.8 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कुल बिक्री का 75% राजस्व जुटाती है। जगुआर लैंड रोवर ब्रांड की खरीद के साथ ही लग्जरी कार मार्केट में टाटा ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। दुनिया की सबसे कम कीमत की कार का निर्माण कर उन्होंने अपनी कुशलता तथा दूरदृष्टि का एक नया आयाम पेश किया है। भविष्य में उनकी नजर अमेरिकी वैमानिकी पर भी है। उन्होंने अमेरिकी कंपनी सिकोर्स्की से हैदराबाद में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना लगाने का समझौता किया है। रतन टाटा चाहते हैं कि टाटा कंपनियां ये सिद्ध करें कि वे विकसित देशों की कंपनियों से टक्कर ले सकती हैं तथा तेजी से उभरते हुए बाजारों में डटे रह सकती हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता से कर रहे हैं। टाटा ग्रुप जन कल्याणकारी कार्यों में भी समर्पण भाव से जुटा है। ये कार्य वो अपने विविध ट्रस्टों के माध्यम से कर रहा है। टाटा सन्स के लगभग 66% शेयर इन चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। टाटा ने सीमांत व्यावसायिक कंपनियां जो कॉस्मेटिक्स, पेंट्स और सीमेंट के व्यवसाय से जुड़ी थीं, से किनारा कर रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया और कई क्षेत्रों में काफी अच्छी पैठ बना ली। आज टाटा ग्रुप में लगभग 100 कंपनियों और 300 अनुषंगी हैं, जो 40 व्यवसायों में व्यवसायरत हैं। होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज के सीमित कर्मचारियों के माध्यम से ग्रुप एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये दोनों होल्डिंग कंपनियां रतन टाटा के चेयरमैनशिप में कार्य कर रही हैं। ये 2 कंपनियां ही रणनीतिक दृष्टि और टाटा बेस्ड पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। यही बड़े समझौतों में मदद भी करती हैं। रतन टाटा द्वारा स्थापित ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस का माध्यम बॉम्बे हाउस भी अपनी छाप इन कंपनियों पर छोड़ता है। टाटा कंपनीज के 9 वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव टाटा कंपनी के बोर्ड के सदस्य हैं, जो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। मुख्य कार्यकारी के रूप में रतन टाटा बड़े समझौतों में भाग लेते हैं। कोरस समझौते में रतन टाटा की भूमिका अग्रगण्य थी। ये एक बड़े स्तर का कार्य तथा इसमें लगने वाली धनराशि भी काफी बड़ी थी। फिर भी रतन टाटा ने उत्साहवर्धन किया। उनको अपने आप तथा अपने ग्रुप पर विश्वास था। टाटा स्टील कंपनी स्थापना की जगहों के आसपास के लगभग 800 गांवों पर सालाना लाखों रुपए खर्च करती है, जो शिक्षा, व्यवसाय और कृषि विकास जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। सन 1908 में बसाए गए जमशेदपुर में आज लगभग 7 लाख लोग रहते हैं, जिसमें टाटा के कर्मचारियों की संख्या मात्र 20,000 के आसपास है। इसके बावजूद टाटा स्टील ने शहर की सभी सार्वजनिक सुविधाओं और स्कूलों का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। रतन टाटा शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। प्रचार प्रसार से सदा दूर, बिना लोगों का ध्यान आकर्षित किए वे खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। दुनिया भर में वे कंपनी और ब्रांड खरीद रहे हैं। इस तरह उन्होंने एक पारिवारिक ग्रुप को आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में तब्दील कर दिया। जुलाई 2009 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत आईं, तो 26/11 के आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के प्रति उन्होंने वहां रखी संवेदना पुस्तिका में अपने उद्गार व्यक्त किए। ताज होटल में ही उन्होंने चुने हुए भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यवसाय जगत की कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों से आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में मेजबान की भूमिका रतन टाटा ने निभाई थी। ऐसे हैं रतन टाटा। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है, जब 10 आतंकवादी भारतीय समुद्री सीमा पार कर मुंबई में घुसे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर तमाम लोगों को मार दिया। लेकिन कई लोगों को संभवतः ये पता नहीं होगा कि टाटा समूह ने इस हमले से प्रभावित अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया। टाटा समूह ने होटल बंद रहने के दौरान अपने यहाँ अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर एक दिन भी काम करने वाले कर्मचारी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना।
होटल बंद रहने के दौरान कर्मचारियों की तनख्वाह मनी ऑर्डर द्वारा भेजी गई। इतना ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से जरूरतमंदों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मनोचिकित्सीय इकाई की भी स्थापना की गई। जिम्मेदारी थी कि वो कर्मचारी द्वारा चाही गई हर मदद के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करें। रतन टाटा इस हमले में घायल या मृतक 80 कर्मचारियों के परिवारों से खुद जाकर मिले। रतन टाटा ने कर्मचारियों के इन परिजनों और आश्रितों से खुद पूछा कि वे उनसे किस तरह की मदद की अपेक्षा रखते हैं। 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में टाटा समूह ने कर्मचारियों की मदद के उद्देश्य से एक ट्रस्ट गठित किया। इसमें अनूठी बात यह थी कि हमले से प्रभावित दूसरे लोगों, जैसे कि रेलवे कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों जिनका टाटा से कोई वास्ता तक नहीं था, उन्हें भी मुआवजे के दायरे में लाया गया। इस हमले के दौरान अपनी रोजी रोटी का जरिया खो चुके कई वेंडरों को टाटा द्वारा हाथ ठेले उपलब्ध कराए गए। रतन टाटा समेत तमाम सीनियर मैनेजर लगातार 3 दिनों तक मृतकों लोगों की अंतिम यात्रा में व्यस्त रहे। ये वाकई बहुत भयावह दौर था। अपने हर मृतक कर्मचारी के संदर्भ में नीचे पेश की गई सुविधाओं समेत टाटा के भुगतान का आंकड़ा 36 से 85 लाख रुपए तक बैठता है। परिजनों और आश्रितों को कर्मचारी के आखिरी वेतन के बराबर आजीवन रकम, दुनिया में कहीं भी आश्रितों और बच्चों की शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाना, पूरे परिवार और आश्रितों को आजीवन चिकित्सा सुविधा, तमाम कर्ज और अग्रिम भुगतान माफ, भले ही ये कितनी बड़ी रकम हो, हर व्यक्ति के लिए आजीवन काउंसलिंग की सुविधा। फंडा ये है कि यदि आप अपने कर्मचारियों की परवाह करेंगे तो कर्मचारी भी आपके उत्पाद के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। कर्मचारियों का हित सोचने वाली कंपनियों को उन्हें रोके रखने जैसी समस्या से कभी दो चार नहीं होना पड़ता। रतन नवल टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे सुदृढ़ बनाया। व्यापार किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। इस प्रकार जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं, वहां उनके आपसी रिश्ते पर विचार करना ही चाहिए। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया की परिभाषा बहुत से लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करना और सभी को एक उद्देश्य की दिशा में प्रोत्साहित करना है। किसी भी व्यापार में इन रिश्तों का निर्णायक महत्व है। रतन टाटा के अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पुणे स्थित टेल्को कंपनी आए। विदाई समारोह के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। रतन टाटा ने अपना भोजन कर्मचारियों की आम कैंटीन में कर्मचारियों के साथ पंक्ति में बैठकर किया। उन्होंने खुलकर हंसी ठिठोली की। टाटा को अन्य कंपनियों की तरह विज्ञापन नहीं करना पड़ता। टाटा के उत्पाद उसके नाम से बिकते हैं। फिर चाहे साधारण सी चाय हो या साबुन, टूथपेस्ट, खाने वाला नमक, सारे दिन उपयोग होने वाली कार या रात को सोने से पहले बंद की जाने वाली आखिरी चीज बल्ब ही क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रांड निर्माण का कितना महत्व होता है, जो भरोसे से बनता है। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं। अगर हम उन प्रतिभाओं को किसी और के जैसा बनने में लगाएंगे तो हम अपनी प्रतिभा को कभी निखार नहीं पाएंगे और अपने मौलिक गुणों को खो देंगे। इसीलिए हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी प्रतिभा पर कार्य किया और अपनी विशेषता के बल पर अपनी पहचान बनाई है। रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनकी सोच का ही नतीजा है ये। सफल व्यक्तियों की सफलताओं की अनेक कहानियां होती हैं, लेकिन हम उनकी कहानियां सुनकर खुद सफल नहीं बन सकते। उनके सुझावों पर अमल करके रास्ते को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें तो वैसा नहीं हो सकता। रिश्ते ही व्यापार हैं। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और नष्ट होने में 5 मिनट। इस पर विचार करने पर आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। वॉरेन बफ की विचार। व्यापार किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। इस प्रकार जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं, वहां उनके आपसी रिश्ते पर विचार करना ही चाहिए। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया की परिभाषा बहुत से लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करना और सभी को एक उद्देश्य की दिशा में प्रोत्साहित करना है। किसी भी व्यापार में इन रिश्तों का निर्णायक महत्व है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए स्नेह किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का विशिष्ट पहलू है, जो एक आदर्श दिग्गज उद्योगपति स्वर्गीय शांतनु राव ने सुनिश्चित किया था।
वह किर्लोस्कर ग्रुप के कर्मचारियों को अपना परिवार मानते थे। एक बार उनके स्वामित्व काल में चावल बहुत महंगे हो गए। उनका ध्यान इस ओर गया कि चावल की कीमत काफी बढ़ गई है। वे ये सोचकर उदास हो गए क्योंकि कर्मचारियों के लिए इसे खरीदना कितना महंगा होगा। तभी उनके मन में विचार आया कि यदि थोक बाजार से चावल खरीद कर ही अपने कर्मचारियों को कम दाम पर दें तो कैसा रहेगा। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस बारे में बात की और योजना चालू कर दी। ग्रुप के कर्मचारियों को चावल कम दाम पर मिलने लगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं। दत्ता कोऑपरेटिव शुगर मिल के अध्यक्ष SR पाटिल लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी कुर्सी किसी क्लर्क या शिक्षक जैसी ही होती थी। उनकी कुर्सी से उनकी सादगी प्रकट होती थी। सामने वाला व्यक्ति उनसे तुरंत जुड़ जाता था। श्री माधवराव भिंडे ने व्यापारियों के बीच रिश्ते बढ़ाने और नेटवर्किंग के माध्यम से अपने व्यापार को विकसित करने के लिए सैटरडे क्लब की स्थापना की। इस क्लब की भारत और विदेशों में हजारों शाखाएं हैं। माधवराव भिंडे 80 वर्ष के एक असाधारण ऊर्जा उत्साह से लबरेज युवा हैं। उन्होंने अपने क्लब का मिशन रखा, एक दूसरे की सहायता करें और सबको धनवान बनाएं। रतन टाटा के अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व पुणे स्थित टेल्को कंपनी आए थे। विदाई समारोह के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। रतन टाटा ने अपना भोजन कर्मचारियों की आम कैंटीन में कर्मचारियों के साथ पंक्ति में बैठकर किया। उन्होंने खुलकर हंसी टिटोली की। संवेदनशील व्यापारी अपने को संभालते हैं। जहां एक से अधिक व्यक्ति संपर्क में आते हैं, वहां ये रिश्ते अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा बन जाते हैं। कोई भी व्यापार केवल तभी खड़ा रह सकता है जब इस रिश्ते को कायम रखा जा सके। प्रत्येक व्यापार केवल इन्हीं रिश्तों से फलता फूलता है। इन रिश्तों से बनी श्रृंखला को नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। जिस देश में व्यापारी की लंबी श्रृंखला होती है, वहां नेटवर्क अपने आप आकार ले लेता है। ऐसे रिश्ते या नेटवर्क एक दिन में नहीं बन जाते, ना ही केवल बात करने से। ये एक दूसरे को जानने से बनते हैं। एक बार नेटवर्क बन जाए, फिर बिजनेस मॉडल को आकार देना बहुत आसान होता है, क्योंकि निवेशक पूरे विश्वास के साथ भागीदारी करने की अवस्था में होते हैं। व्यापार दो लोगों के बीच लेन देन ही है। जो भी लोग अपने व्यवसाय को भली भांति स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें लोगों के साथ अपने लेन देन की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इससे व्यापार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले लोगों को पढ़ने, उन्हें पहचानने से आत्मसात करना चाहिए। शिवाजी महाराज को क्षमता अध्ययन का आदर्श माना जाता है। किसी भी कंपनी का उत्पाद चाहे कितना ही अच्छा हो, तो भी जनता के मन में उसकी छाप छोड़ने और ब्रांड की छवि बनाने के लिए जनसंपर्क आवश्यक होता है। व्यापारिक क्षेत्र में लोग ही व्यापार हैं, ये बात अक्सर कही जाती है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि रिश्ते ही व्यापार हैं। आखिरकार प्रत्येक व्यापार सिर्फ लोगों के लिए ही होता है। ये व्यक्ति, सहयोगी, कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक कोई भी हो सकता है। विश्वास किसी भी बिजनेस की पहली सीढ़ी है। 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 10 साल में 5% से कम बिजनेस टिक पाते हैं। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो बिजनेस में टिके रहने के 100 साल जैसे मील के पत्थर को कायम रख पाते हैं। 0.01% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 100 साल तक किसी बिजनेस में टिकी रह पाती हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा उन सुपर स्पेशल कंपनियों में से एक है जो 150 साल से आज तक टिकी हुई है, और बस टिकी ही नहीं बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा कंपनीज को अपने अंदर चलाती है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उनके उत्पाद और सर्विस इस्तेमाल होते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कंपनी में आती है टाटा स्टील, टाटा स्काई, TVS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाइटन, ताज होटल ग्रुप, लैक्मे आदि। वर्ष 2018 के डाटा के हिसाब से उनकी 29 पब्लिक लिस्टेड इंटरप्राइजेस का व्यापार $150 अरब था, जिसकी 100% बिलियन डॉलर में से 60% इनकम बाहर के देशों से थी, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका। टाटा ग्रुप कर्मचारी के मामले में विश्व की 7वीं बड़ी कंपनी है, जिसमें 6,95,000 लोग काम करते हैं। मोस्ट रेप बेस्ड कंपनी 11वीं पोजीशन पर है। एक सर्वे में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 34वें नंबर पर आई थी। इस सारी सफलता का क्रेडिट जाता है टाटा ग्रुप के लीडर्स को। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन जी टाटा तक जैसे ग्रेट लीडर्स ने ही टाटा ग्रुप को लीड किया है। कुछ खास सिद्धांत, नियम और विजडम को कायम रखते हुए आज इसने खुद को पूरे वर्ल्ड की सबसे मूल्यवान ब्रांड में से एक बना दिया है। हमें उनसे सीखना चाहिए। रतन टाटा के बिजनेस जीवन के नियम, जिनकी सहायता से उन्होंने महान सफलता पाई,
उन्होंने अपने 21 साल के करियर में 50% प्रॉफिट बढ़ाया और 40% राजस्व बढ़ाया। ऐसी कई चीजें हैं जो रतन टाटा की लीडरशिप में हुई। 2016 में चारों तरफ एक खबर आग की तरह फैल गई कि टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया है। सभी चौंक गए। चौंके इसलिए क्योंकि रतन टाटा ने बहुत मेहनत के साथ पूरा 1 साल रिसर्च करने के बाद साइरस मिस्त्री को ढूंढा था कि वह उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह ले सकते हैं। रतन टाटा ने सारा कार्यभार बहुत विश्वास के साथ साइरस मिस्त्री को सौंप दिया कि वह उनकी जगह अच्छी तरह पूरी करेंगे। इसलिए सबको उनसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? कई संभावित कारण लोगों ने बताए। साइरस के आने के बाद नकारात्मक ग्रोथ देखने को मिली। गेट में इंक्रीज आया। मैनेजमेंट का तरीका खराब था, लेकिन जो मुख्य कारण था, साइरस वैल्यू कमिटमेंट में ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे थे। जापान की डोकोमो कंपनी वर्ष 2009 में जब भारत आई तो उसने टाटा के 26% शेयर खरीदे थे। 13,000 करोड़ रुपए में डील हुई तो टाटा ने वादा किया था कि जब भी डोकोमो को जाना होगा जा सकते हैं। तब की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे और ऐसा ना हुआ तो कम से कम आधा निवेश तो वापस किया ही जाएगा। कुछ समस्याओं की वजह से जब टाटा टेली सर्विसेज अच्छा काम नहीं कर पा रही थी तो डोकोमो ने वापस जाने का फैसला लिया। उस समय चेयरमैन साइरस मिस्त्री थे। डोकोमो ने उन्हें कोई अच्छा खरीदार ढूंढने के लिए कहा, लेकिन जब कोई अच्छा खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने टाटा को खुद ही शेयर्स खरीदने के लिए कहा। तब साइरस ने आरबीआई की गाइडलाइंस का उपयोग करते हुए पैसे देने से मना कर दिया और वो केस लड़ने लगे। पैसे दे देना उनके हिसाब से अच्छा बिजनेस नहीं था। ये बात डोकोमो को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो टाटा के नाम पर भरोसा करके उनके साथ काम कर रही थी। क्योंकि टाटा ग्रुप अपनी वैल्यू और कमिटमेंट के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। ये चीज रतन टाटा को भी सही नहीं लगी। यही एक बड़ा कारण था साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटाने का। जब एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्राहकों का, कर्मचारियों का और शेयर धारकों का विश्वास ही मेरे लिए सबसे पहले आता है। विश्वास एक ऐसा फाउंडेशन होता है कि जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। कुछ लोग छोटे फायदे के लिए विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन विश्वास टूटने से बड़े नुकसान होते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसने टाटा को इस बुलंदी तक पहुंचाया है और एक मजबूत चट्टान की तरह से खड़ा किया है। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग कर सकता है। इस तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ऐसा कर सकती है। व्यापार को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, जैसे व्यापार करते हुए धोखेबाजी और ठगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अनुभव होने पर व्यक्ति को एहसास होता है कि ईमानदारी से किया गया व्यापार हमेशा अधिक समय तक और दूर तक चलता है। इस सिद्धांत पर व्यक्ति की पूरी आस्था होनी चाहिए। व्यापार के दौरान हम बहुत से कानूनी सौदे करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनुबंध और ऐसा बहुत कुछ। लेकिन व्यापार में अनुबंधन करने वालों की ईमानदारी बहुत महत्व रखती है। किसी भी अनुबंधन में विश्वास दोनों तरफ से कायम किया जाता है कि उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा। इसी के द्वारा व्यक्ति का मोल बढ़ता है। व्यक्ति की बात का मोल बढ़ने से इस बात के बल पर व्यापार आगे बढ़ता है। बड़े से बड़े सौदे भरोसे से किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो की फैक्ट्री में समस्या हो गई थी। उसे कहीं और ले जाना था, पर अब क्या किया जाए? ये प्रश्न रतन टाटा के सामने खड़ा था। एक दिन उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एसएमएस मिला, जिसमें लिखा था, गुजरात में आपका स्वागत है। उस एक एसएमएस के बूते पर टाटा अपनी नैनो कार की फैक्ट्री को सिंगूर से गुजरात ले गए और वहां उत्पादन आरंभ कर दिया। बात का इतना महत्व होता है। बहुत से लोगों की सच्चाई और ईमानदारी का अनुभव होने पर एक बिजनेस की रचना होती है। तब माल केवल ब्रांड के बल पर बिकने लगता है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्रांड का निर्माण बारंबार विज्ञापन दिखाए जाने से होता है, लेकिन ये सच नहीं है। विज्ञापन उत्पाद को केवल पेश करते हैं, वहीं विश्वास सौदे करने और अच्छे अनुभव के माध्यम से होता है। ब्रांड विज्ञापन का नाम नहीं है, उसके पीछे का विश्वास है। टाटा को अन्य कंपनियों की तरह विज्ञापन नहीं करना पड़ता। टाटा के उत्पाद अपने नाम से बिकते हैं, फिर चाहे साधारण सी चाय हो, साबुन, टूथपेस्ट, खाने वाला नमक, सारे दिन उपयोग होने वाली कार या रात को सोने से पहले बंद की जाने वाली आखिरी चीज बल्ब भी क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रांड निर्माण का कितना महत्व होता है, जो भरोसे से बनता है।
नकारात्मकता हमारी असफलता का कारण बनती है। जीवन उतार चढ़ावों से भरा है, इसकी आदत बना लो, क्योंकि आपके आसपास कोई आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं करता। इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। शिक्षा हमारे सामने तरक्की के मार्ग ही नहीं खोलती, हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाती है। ये भी सच है, हम एक के बाद एक पड़ाव चढ़ते हैं। पढ़ाई करने के बाद 5 आंकड़े की सैलरी वाली नौकरी के सपने मत देखो। रातों रात किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन है। मेहनत करो और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर होता है कि हमें वर्तमान में अपने शिक्षक डरावने लगते हैं, क्योंकि अभी तक आपका सामना बॉस रूपी प्राणी से नहीं हुआ है। तुम्हारी गलती और पराजय सिर्फ तुम्हारी है, इसके लिए किसी को दोष मत दो। इससे सीखो और भविष्य में इससे बचो। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूलों में मिलता है। कुछ स्कूलों में अभी भी पास होने तक परीक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन बाहर की दुनिया अलग है। यहाँ हारने वालों को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और ना ही महीने भर की छुट्टियां। आपको सिखाने के लिए कोई अपना वक्त नहीं देगा। ये सब स्वयं सीखने की काबिलियत रखो। कुछ ऐसे पल होंगे कि जहां आपके शिक्षक नहीं होंगे, जहां आपके माता पिता नहीं होंगे। सिनेमा देखना हमें अच्छा लगता है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन टीवी का जीवन सत्य नहीं है और वास्तविक जीवन इस वास्तविकता से बहुत भिन्न है। यहाँ आराम नहीं मिलता, सिर्फ काम ही होता है। मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ने की इससे बेहतर उम्र नहीं मिल सकती। लगातार पढ़ाई और मेहनत करने वाले अपने मित्र को हंसी का पात्र मानकर उसका मजाक मत उड़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब आपको 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। जब टाटा ने JLR को खरीदा तो उसे 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे टाटा मोटर्स को 2,500 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ। तब उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ रुपए रह गई थी। टाटा के इस फैसले को पूरी दुनिया ने गलत बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर। लेकिन रतन टाटा ने यह साबित किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दरअसल इसके तार एक बहुत पहले के घाव से जुड़े हुए थे। देश के निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदने का सपना पूरा करने वाले टाटा ने सन 1998 में पहली बार पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। 1999 में टाटा को इंडिका कार लाए हुए 1 साल होने वाला था। 1998 में ये कार लॉन्च हुई थी। ये हैचबैक कार थी। हालांकि इसके लॉन्च के 1 साल में ही ये फ्लॉप हो गई, जिसके बाद टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें यहाँ तक सलाह दे दी कि उन्हें पैसेंजर कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। वह खुद भी इस बात से सहमत हो गए और टाटा ने इसे बेचने का पूरा मन बना लिया था। मार्केट में ये बात गर्म थी कि टाटा अपनी कार वेंचर बेचना चाहते हैं। जब ये बात फोर्ड को पता चली तो फोर्ड ने कार खरीदने का मन बना लिया। बात आगे बढ़ी और फोर्ड ने टाटा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहली बैठक मुंबई में हुई और दूसरी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट में। इसके लिए अपने कुछ कर्मचारियों के साथ रतन टाटा डेट्रॉइट में फोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंच गए। इस डील के लिए रतन टाटा और फोर्ड के अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे की बैठक हुई, लेकिन टाटा को फोर्ड के अधिकारियों का व्यवहार पसंद नहीं आया। उस बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा से कहा, आपने पैसेंजर कार से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत ही क्यों की, जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं? यदि हम आपसे इस व्यवसाय को खरीदते हैं तो हम आप पर एहसान करेंगे। बिल फोर्ड के इस व्यवहार के बाद रतन टाटा ने वापस आने का फैसला किया। वह इस अपमान के बाद बड़े तनाव में थे। फ्लाइट में पूरे 9 घंटे वो बहुत उदास रहे। शुरुआती विफलताओं के बाद टाटा पैसेंजर ने बहुत अच्छा और उम्मीद से बेहतर काम किया। ऐसे समय में फोर्ड का बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ। उस घटना के 9 साल बाद वो मौका आया जब सन 2008 में फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी कार सेक्टर में उसकी हालत खराब थी। तब टाटा ग्रुप ने फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड्स में से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। इसके लिए बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस पहुंचे। अंत में इस डील को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में फाइनल किया गया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हमारे इस लग्जरी सेगमेंट को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं।
इस तरह 9 साल पहले लगे उस घाव को बिना किसी जवाब के भर दिया गया। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की संपत्ति है और मुनाफे के साथ बिजनेस कर रही है। JLR खरीदने के कुछ ही समय बाद टाटा उसे मुनाफे में ले आए। आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.79 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2014 में टाटा मोटर्स ने 2.33 लाख करोड़ रुपए कमाए। इस कमाई में JLR का हिस्सा 1.90 लाख करोड़ रुपए था। JLR से टाटा को 17,000 करोड़ का मुनाफा हुआ और जिन लोगों ने उनके JLR को खरीदने के निर्णय को गलत बताया था, उन्हें भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। हमें हमेशा सीखते और सुनते रहना चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में इसे एक मुद्दा बना दिया। हम छोटे कदम उठाना बंद करें और ग्लोबल सोच को विकसित करें, और ये वास्तव में मददगार प्रतीत हो रही है। लोगों की सेवा करने के लिए बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से ऊपर जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं मेरे पीछे नैतिकता और मूल्यों से युक्त अनुकरणीय तरीके से संचालित कंपनियों का एक सेट और उनकी एक स्थायी इकाई रहे। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं ज्यादा बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, जो उत्पाद हम देते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। इसके लिए आपको हर जगह सुनते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वर्ष 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह साइरस मिस्त्री को दे दी थी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने साइरस मिस्त्री को कोई सलाह दी है, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप JRD टाटा अपने रोल मॉडल जैसा बनना चाहेंगे, उनके जैसा काम करना चाहेंगे? तो मैंने उत्तर दिया था नहीं, मैं अपने मूल्यों और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करूंगा। मैं साइरस मिस्त्री से भी यही चाहता हूं कि वो रतन टाटा बनने की कोशिश ना करें। अपने मूल्यों और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी पहचान बनाएं और कंपनी को नए शिखर तक लेकर जाएं। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे काम किए कि जिनसे उनके नाम को हमेशा सराहा गया। हर उद्योगपति उनके जैसा होना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल व्यक्तियों के मार्ग पर चलकर हम सफल बन सकते हैं, लेकिन रतन टाटा इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं। अगर हम उन प्रतिभाओं को किसी और के जैसा बनने में लगाएंगे तो हम अपनी प्रतिभा को कभी निखार नहीं पाएंगे और अपने मौलिक गुणों को खो देंगे। इसीलिए हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी प्रतिभा पर काम किया और अपनी विशेषता के बल पर अपनी पहचान बनाई है। वो जीवन में अलग लक्ष्य स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी, अभिनेता, हर अभिनेता एक ही डायलॉग को अलग अलग तरीके से बोलता है और उसके बोलने के तरीके से उसकी अलग पहचान बनती है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान या आमिर खान, सबकी अपनी पहचान है। सभी अभिनेता अपने करियर में शिखर पर रहे हैं। जब हम मौलिक गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा कुछ नया और विशेष करते हैं। वही विशेषता हमारी पहचान बनती है और हमारी कामयाबी के रास्ते खोलती है। हम कह सकते हैं कि रतन टाटा ने अगर JRD टाटा बनने की कोशिश की होती तो शायद वो इतने कामयाब ना हो पाते। उन्होंने खुद कहा था, मैं उनके बाद आया जिनके जूते बहुत बड़े थे। श्री JRD टाटा भारतीय बिजनेस समुदाय में लेजेंड थे। वे 50 सालों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। ये शब्द बताते हैं कि कभी उन्होंने JRD टाटा को फॉलो नहीं किया और सदा उन्हें अपना आदर्श माना, लेकिन उनकी तरह काम करने की कोशिश नहीं की, न ही उनका स्थान प्राप्त करने की। जिन परिस्थितियों में JRD टाटा ने अपनी पहचान बनाई, वे अलग परिस्थितियां, अलग चुनौतियां, विश्व की आवश्यकताएं अलग थीं, तो निर्माण के रास्ते भी अलग थे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की समस्या के निदान का रास्ता अलग होता है। जरूरी नहीं होता कि सबके रास्ते एक जैसे हों। किसी महान व्यक्ति ने उस रास्ते पर चलकर अपना लक्ष्य पाया हो तो आप भी उसी रास्ते पर चलकर अपना लक्ष्य पा सकें, ये जरूरी नहीं। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और अपने ढंग से सोचना चाहिए।
अगर रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये उनकी सोच का ही नतीजा है। सफल व्यक्तियों की सफलताओं की अनेक कहानियां होती हैं, लेकिन हम उनकी कहानियां सुनकर खुद सफल नहीं बन सकते। उनके सुझावों पर अमल करके रास्ते को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें तो वैसा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजनम, महान उद्योगपति भारत रत्न JRD टाटा, मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, मेट्रोमैन E श्रीधरन, विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर, महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जैसे जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए, उनकी अपनी अलग मौलिक प्रतिभाएं थीं, जिससे उन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई। यही कारण था कि अपना कार्यभार साइरस मिस्त्री को सौंपते हुए रतन टाटा ने उनसे कहा कि तुम मेरी तरह काम मत करना, क्योंकि अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे तो ना तो तुम रतन टाटा बन पाओगे, ना ही तुम साइरस मिस्त्री रह पाओगे। एक विश्वविद्यालय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रोफेसर यशपाल बैठे हुए थे। वहां यशपाल जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, कलाम नहीं, कमाल के बनो। सादगी भरे साधारण रतन टाटा। अक्टूबर 2016 में रतन टाटा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में होने वाले एक समारोह में गए थे। वहां उन्हें स्कूली बच्चों को संबोधित करना था। स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट के कुछ लोग और उनके साथ एक बच्चा भी था, जो रतन टाटा को लेने के लिए स्कूल के स्टाफ के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। लड़के की आंखें चमक रही थीं उस नजारे को देखने के लिए कि जब कोई बिजनेस आइकॉन किसी विमान से उतरता है तो कैसा लगता है। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। सपनों में वो कभी खुद को वहां खड़ा पाता था। रतन टाटा उतरे, लोगों ने उनका सम्मान किया। लड़के ने इंतजार भरी आंखों से रतन टाटा के सामने सिर झुकाया, लेकिन वो बड़ी दुविधा में था। उसने बाद में बताया कि मुझे लगा कि जब रतन जी विमान से उतरेंगे तो उनके साथ बहुत से बॉडीगार्ड होंगे, उनके सेक्रेटरीज की लंबी लाइन होगी, आगे पीछे लोगों का काफिला होगा। इतना बड़ा आदमी अकेले कैसे आ सकता है? लेकिन मैं हैरान रह गया। बहुत देर तक देखने के बाद भी उनके पीछे से कोई आता नहीं दिखाई दिया। वो बिल्कुल अकेले थे। ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई सेक्रेटरीज की लाइन, ना कोई बाउंसर, ना ही उनके पास बैग्स थे। था तो बस एक छोटा सा जूट का बैग, जो उन्होंने मैनेजमेंट के लोगों को पकड़ा दिया था, जिसमें उनका जरूरी सामान था। उन्हें देखने के बाद वो लड़का शायद ही किसी और को अपना रोल मॉडल समझ पाए। सादगी भरे रतन टाटा उसके दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। बड़े हम अपने विचारों से बनते हैं, ना कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाकर कि हम कितने बड़े हैं। रतन टाटा का 82 साल का जीवन ऐसे किस्सों से भरा हुआ है, जहां उन्होंने हमेशा ही अपनी सरलता और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। यही कारण है कि वो अपने देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। बात पिछले साल की है कि जब रतन टाटा ने पहली बार इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके 10 लाख फॉलोअर्स लगभग 3 महीने में ही हो गए। उन्होंने अपने बचपन की फोटो शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत ऑनलाइन परिवार है। ज्वाइन करते हुए मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट पर एक महिला ने रतन टाटा को बधाई हो छोटू कहकर बधाई दी। महिला की आलोचना होने लगी। महिला ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने कहा, हम सब में एक छोटा बच्चा होता है। इस चीज के लिए इस महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। लोगों ने उन्हें सम्मान से जो दिया है, उन्होंने हमेशा ही उसे अपनाया है। दरिया दिली। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ और ताज होटल उसकी चपेट में आ गया। कई विदेशी पर्यटक मारे गए। NSG कमांडोज और पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन खत्म कर आतंकवादियों को मार गिराया गया। होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, सबका इलाज टाटा ने कराया था। यही नहीं, घायल लोगों का हालचाल लेने के लिए वो स्वयं हॉस्पिटल भी गए थे। होटल के आसपास ठेला लगाने वाले लोगों जो उस हमले से प्रभावित हुए थे, उनमें से कुछ के ठेले टूट गए थे गोलीबारी की वजह से। उन सबको टाटा की तरफ से मदद मिली। क्रॉस फायरिंग में एक ठेले वाले की बच्ची भी घायल हुई थी। उसके शरीर में धसी गोलियां निकालने का पूरा खर्च टाटा ने उठाया था। साथ ही जितने दिन होटल बंद रहा, उतने दिनों तक होटल के सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रतन टाटा ने 15,000 करोड़ रुपए का दान दिया।
दुनिया के अमीरों की बात करें तो बिल गेट्स के पास 86 अरब डॉलर, जबकि वॉरेन बफे के पास लगभग 76 अरब डॉलर की संपत्ति है। लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक रतन टाटा के पास लगभग 130 अरब डॉलर की संपत्ति है। रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते हैं। उनकी कंपनीज का जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे समाज कल्याण के लिए दान कर देते हैं। ये पैसा उनकी निजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज नहीं होता। इसीलिए रतन टाटा की निजी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाती। वे झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में पुस्तकों और कुत्तों से भरे हुए एक बैचलर फ्लैट में रहते हैं। आप अफ्रीका जैसे देशों में और आपके आसपास तथा एशिया के कुछ हिस्सों में घोर गरीबी, भूखे और कुपोषित बच्चों को देखते हैं, और आप अपने आप को देखते हैं जो आराम से सुखपूर्वक जी रहे होते हैं। मुझे लगता है ये कोई बहुत ही असंवेदनशील व्यक्ति होगा जो ये नहीं सोचेगा कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। यूनिट इज स्ट्रेंथ। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मिलकर बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसीलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें कि जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का उपयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। मैं काम करते हुए कुछ लोगों को ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में इस रूप में देखा जाना पसंद करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने किसी भी स्थिति में अपना सबसे अच्छा काम सबको साथ लेकर किया और बिना समझौता किए किया। सिर्फ काम को अहमियत दें। अधिकतर बड़े उद्योगपतियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि उन्हें पैसा और पावर दोनों ही चीजें आकर्षित करती हैं। राजनीति हमारी पावर को थोड़ा और बढ़ाती है, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं सोचते। वे कहते हैं, मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। कोई भी काम सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे करो। अगर वह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे मत करो। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जी जाए। संतुलित जीवन का अर्थ है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सम्मान कमाया जाता है, उसकी डिमांड नहीं की जा सकती। देश के 2 दिग्गज उद्योगपति अवसर था टाइकॉन मुंबई कार्यक्रम में रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। वो अवार्ड देने वाले नारायण मूर्ति थे। नारायण मूर्ति जो 73 साल के हैं, वो जैसे ही स्टेज पर आए उन्होंने 82 साल के रतन टाटा के पैर छुए। सम्मान कमाया जाता है, सम्मान की डिमांड नहीं की जा सकती। जो रतन टाटा ने अपने वर्षों की मेहनत से कमाया है वो उनकी दुनिया में रहते हुए और उनके जाने के बाद भी हमेशा रहेगा। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए। उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है। हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 सप्ताहांत होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। सब कुछ ठीक है। कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी परीक्षा में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी भी, और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद लीजिए। जब लोग आप पर पत्थर फेंकें तो उन पत्थरों का इस्तेमाल स्मारक बनाने में करें। बात जरा गहरी है, क्योंकि आपने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात तो जरूर सुनी होगी। लेकिन ये आखिर कौन है जो उन फेंके हुए पत्थरों से स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं?
ये शब्द सिद्धांतों और उसूलों के दम पर कामयाबी पाने में भरोसा रखने वाले भारतीय उद्योगपति रतन नवल टाटा के हैं। रतन टाटा देश के जाने माने उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापार केवल फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि व्यापार करते समय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखा और अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने नाम और पहचान दोनों को बनाया। मुश्किलों भरा बचपन। रतन टाटा का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सोनू टाटा के घर हुआ। लेकिन जब रतन टाटा सिर्फ 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया और इसके बाद रतन टाटा और उनके भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। टाटा ने एक साक्षात्कार में अपनी दादी का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में उनकी दादी नवाज बाई टाटा का बहुत बड़ा रोल रहा है। बेहतरीन छात्र। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई कर चुके रतन टाटा ने इस बिजनेस स्कूल को एक एग्जीक्यूटिव हॉल का निर्माण करने के लिए $50 मिलियन दान दिए थे, जिसे टाटा हॉल नाम दिया गया। परिवार के प्रति वफादारी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला से की। इसके बाद वास्तुकला की डिग्री के लिए वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय चले गए। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा को IBM से एक जॉब का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने IBM में नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस में काम करने का फैसला किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। रतन टाटा काफी शर्मीले स्वभाव के हैं और काफी सादगी के साथ जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। उन्हें किताबों और पालतू जानवरों से काफी लगाव है। रतन अपने घर पर जब भी थोड़ा समय निकालते हैं तो वो किताबों और कुत्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। टाटा ग्रुप को ले गए बुलंदियों पर। रतन टाटा ने एक भारतीय कंपनी को ग्लोबल बिजनेस प्लेयर बना दिया। उन्होंने जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस और टेटली का अधिग्रहण किया। आज वे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। उन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अपने करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील्स के शॉप फ्लोर पर ब्लास्ट फर्नेस के काम को देखा। 1971 में रतन टाटा का प्रमोशन हुआ और वो राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के डायरेक्टर इंचार्ज हो गए। उस समय ये कंपनी काफी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और लगभग 40% के घाटे में ये कंपनी जा चुकी थी। रतन ने JRD को सुझाव दिया कि उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बजाय टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। JRD ने रतन की इस बात को माना और कंपनी ने 1972-1975 के दौरान ही बाजार में 40% हिस्सेदारी बढ़ा ली। ये रतन टाटा की सूझबूझ का ही परिणाम था कि केवल 3 सालों में ही कंपनी घाटे से उभर आई। हालांकि 1975 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो कंपनी को एक बार फिर से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कंपनी पर 7 महीने के लिए ताला भी पड़ा रहा। 1991 में JRD ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने नए पदों पर युवाओं को जिम्मेदारी दी। रतन टाटा के इस प्रभावी फैसले का असर ये रहा कि टाटा कंसल्टेंसी एक सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। अपनी जिद को बनाया जुनून। रतन टाटा ने अपनी जिद को जुनून बना लिया और सन 1998 में व्हीकल के क्षेत्र में हाथ आजमाया और टाटा इंडिका नाम की कार को लॉन्च किया। बाजार में ये कार कुछ खास असर नहीं दिखा पाई और कार एक्सपर्ट्स ने भी इस कार में काफी तकनीकी खामियां बताई। काफी नुकसान में जाने के बाद कंपनी के दूसरे साथियों ने रतन टाटा को कंपनी को बेचकर घाटे की भरपाई करने की सलाह दी। रतन ने साथियों के सुझाव को मानकर अमेरिका जाकर फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के साथ मीटिंग की और अपनी कार कंपनी को उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड ने रतन का काफी मजाक उड़ाया और कहा कि अगर कार बनानी ही नहीं आती तो इस काम में आए ही क्यों हैं? आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे। फोर्ड की ये बात रतन को काफी बुरी लगी और वे बिना किसी डील के ही अपनी टीम के साथ भारत लौट आए। रतन टाटा ने इसके बाद कंपनी को किसी को भी नहीं बेचने का फैसला किया और कार को बेहतर बनाने की रिसर्च में जुट गए। काफी समय तक मेहनत करने के बाद रतन टाटा ने कार बाजार में अपने आप को काफी दृढ़ता के साथ स्थापित किया। इसे इत्तेफाक कहें या बड़े बोल का नतीजा, क्योंकि कार कंपनी फोर्ड को इतना घाटा हुआ कि फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने कंपनी को बेचने का फैसला किया।
2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को बिलफोर्ड से खरीद लिया। ये सौदा 1.15 अरब पाउंड में हुआ। टाटा मोटर्स आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार निर्माण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। टाटा हैरियर, टाटा नेसन, टाटा टियागो, टाटा जेस्ट, टाटा हेक्सा जैसी कारों को टाटा मोटर्स ने बनाया है और लोगों ने इन्हें काफी पसंद भी किया है। इस वक्त टाटा समूह के अंतर्गत 110 कंपनियां आती हैं, जिसमें चाय से लेकर टाटा के 5 सितारा होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक शामिल हैं। इन कंपनियों की शुरुआत तब हुई जब वो इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। कॉर्पोरेट जगत के बड़े नामों में शुमार। उनका नाम मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के बोर्ड में रैंक मेड किया गया था। इन कंपनियों में चोटी की कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों के नाम हैं बूज, एलन हैमिल्टन, जेपी मॉर्गन, चेज और AIG। टाटा समूह के साथ हर कोई बिजनेस करना चाहता है। इसी चाह के साथ जापानी टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो भी टाटा के साथ जुड़कर काम करने के लिए भारत आई। NTT डोकोमो ने टाटा में 26.5% की हिस्सेदारी के साथ लगभग 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही टाटा ने NTT डोकोमो के साथ एक वादा किया कि जब भी NTT डोकोमो जाना चाहेगी तो वह उसे उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हिस्सेदारी वापस करेगा। टाटा डोकोमो नहीं चल पाई और कंपनी नुकसान में जाने लगी। NTT डोकोमो ने टाटा से कहा कि वह उनके लिए कोई दूसरे बायर की तलाश कर दे, लेकिन टाटा समूह ऐसा भी नहीं कर पाया। उस समय तक साइरस मिस्त्री चेयरमैन के पद पर आ चुके थे। साइरस मिस्त्री ने उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से NTT डोकोमो को रिटर्न देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना घाटे का सौदा होगा। NTT डोकोमो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। टाटा समूह दुनिया भर में अपने उसूलों और सिद्धांतों की वजह से ही जाना जाता है और टाटा समूह की साख पर कोई दाग लगे ऐसा रतन टाटा को मंजूर नहीं था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। 28 फरवरी को टाटा सन्स और NTT डोकोमो ने कोर्ट में एक साथ संयुक्त याचिका दायर की और सिर्फ एक दिन में ही मामले को आपसी समझौते से सुलझा लिया। रतन टाटा ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और टाटा सन्स की गरिमा को ऐसे ही बनाए रखने में सहयोग किया। कारों से लगाव। वो अपनी कारों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना नहीं भूलते। अपने खाली समय में वो कार चलाना पसंद करते हैं। अपनी फेरारी कैलिफोर्निया सुपर कार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है। उनके पास फेरारी, कैडिलैक, क्राइस्लर, स्ट्रेबिंग से लेकर मर्सिडीज 500 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। रतन टाटा अपनी कही हुई बात पर खरा उतरना अच्छे से जानते हैं। अपनी कल्पना को हकीकत में कैसे सच करना है, इस बात को रतन टाटा बखूबी जानते हैं। रतन टाटा चाहते हैं कि हर किसी व्यक्ति का कार खरीदने का सपना पूरा हो। लोगों के इसी सपने को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में नैनो कार को दुनिया के सामने पेश किया। ये कार रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। टाटा चाहते हैं कि एक ऐसी कार भी हो कि जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक हो और उन्होंने अपनी इस बात को नैनो को पेश करके पूरा कर दिया। पायलट बने। JRD टाटा की तरह ही उन्हें भी विमान उड़ाने का शौक है। उनके पास पायलट का लाइसेंस है और अक्सर वो अपनी कंपनी के विमानों को उड़ाते रहते हैं। वे एयर एशिया ग्रुप के चीफ टोनी फर्नांडिस को विमान से उड़ाकर दिल्ली तक भी लेकर आए। वर्ष 2007 में बेंगलुरु एयर शो के दौरान उन्होंने F-16 फैल्कन विमान भी उड़ाया था। परंपरा से परोपकारी। वे परंपरा से परोपकारी हैं। हालांकि उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में या कागजों पर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में दर्ज नहीं है। इसका कारण ये है कि अपने संस्थानों और ट्रस्ट के जरिए ज्यादातर शेयर के मालिक वही हैं। उनकी कुल दौलत $72 बिलियन है। रतन टाटा अपनी उदारता और सहजता के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा सन्स का 66% मुनाफा सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पैसे को समाज कल्याण में लगाया जाता है। जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया तो टाटा सन्स ने होटल के सभी कर्मचारियों से लेकर हर स्टाफ का खर्च उठाया था। टाटा ने होटल के बाहर काम कर रहे हर व्यक्ति को जो भी उस हादसे का शिकार हुआ था उसकी मदद की थी। ये बात आप शायद ही जानते हो कि ताज होटल भी टाटा सन्स का ही हिस्सा है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से पुरस्कृत।
रतन टाटा के टाटा सन्स में अहम योगदान को देखते हुए और समाज के प्रति उनकी उदारता को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार उन्हें 2 उच्च सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। सन 2000 में भारत सरकार ने रतन टाटा को भारत के तीसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद समाज में उनके कद को और भी ज्यादा ऊंचा होता देख वर्ष 2008 में उन्हें दूसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा कई और भी दूसरे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वे कई बड़ी कंपनियों के बड़े सलाहकारों और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी रह चुके हैं। नाइट्स ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नाइट्स ग्रैंड क्रॉस की पदवी प्राप्त की। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 2009 में उन्हें ये सम्मान दिया था। इसी साल उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से भी सम्मानित किया गया था। स्टार्टअप्स में निवेश किया। उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस में निवेश किया है, जिनमें पेटीएम, नेस्टावे और ओला शामिल हैं। उन्होंने चीनी स्मार्टफोन में भी निवेश किया। उस चीनी ब्रांड का नाम शाओमी है, जो अप्रैल 2015 में किया था। देश विदेश में टाटा सन्स की 100 से भी ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टाटा के अनेक प्रोडक्ट्स और सेवाओं का लाभ उठाते हैं। टाटा नमक यानी देश का नमक, ये लाइन तो आपने टीवी विज्ञापन में सुनी ही होगी। टाटा नमक देश का नमक होने के साथ साथ टाटा सन्स का ही नमक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा कॉफी, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा वोल्टास एसी, टाइटन घड़ियां, टाटा टी, ये सभी टाटा की सर्विसेज हैं जो आप तक पहुंचती हैं। शादी होते होते टल गई। स्वभाव से शर्मीले रतन टाटा ने एक बार एक इंटरव्यू में अपनी संभावित शादी के बारे में बताया। वे दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। हालांकि उनको 4 बार प्यार भी हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि हर बार मैं करीब आ गया था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने पीछे हटने का फैसला किया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। रतन टाटा महज 21 साल की उम्र में ही टाटा समूह के चेयरमैन बन गए और जल्द ही इस समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वे साल 2002 में 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते थे। टाटा सन्स का बोर्ड नहीं चाहता था कि वो रिटायर हों और इसलिए उन्होंने साल 2005 में उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा इस वजह से तय किया क्योंकि इस पोजीशन पर वो 75 साल की उम्र तक रिटायर नहीं हो सकेंगे। 75 की उम्र में रिटायरमेंट। साल 2012 में जब वे 75 की उम्र में आखिर रिटायर हुए, तब टाटा ग्रुप का राजस्व 1991 में आने वाले राजस्व से 46 गुना ज्यादा था। रतन टाटा का मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव का बना रहना जरूरी है। ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि आप जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा अब 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी को जीने का उनका जज्बा आज भी कमाल का है। वे कहते हैं, वो दिन जिस दिन मैं उड़ने में असमर्थ रहूंगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा। रतन टाटा को जानवरों से हमेशा से ही लगाव रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने बॉम्बे वाले मुख्यालय में गली में घूमने वाले कुत्तों के लिए एक जगह खाली रखी है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी हैं।